Hello student, this is Bimla Singh. Today we will discuss about the इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट लॉ का सब्जेक्ट है जिसमें आपका ये एक्ट दे रखा है। ठीक है, ये आपका 3 ईयर 4th सेमेस्टर और LLB ऑनर्स 6th सेमेस्टर को ये एक्ट कवर करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है। ये आपका बहुत पुराना एक्ट है। ठीक है, ब्रिटिशर्स के ज़माने का एक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो उसका पर्पस देखा जाता है कि इसको लाने का मेन उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो हम पर्पस पे जाते हैं तो देखेंगे कि इस एक्ट को लाने का मेन उद्देश्य, तो इसमें देखेंगे आप कि जो ऑब्जेक्ट था वो बताया गया है टू कंसोलिडेट ऑल द प्रीवियस लॉ रिगार्डिंग फॉरेस्ट। मतलब प्रीवियस लॉ, इसके पहले भी क्या है, बहुत सारे लॉ बने हैं फॉरेस्ट पे, उनको क्या किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करके फिर वो क्या करेगी, लॉ बनाएगी। इसके अलावा बताया गया है टू गिव द गवर्नमेंट द पावर टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ दियर इफेक्टिव यूजेस फॉर द कॉलोनियल पर्पस। मतलब यहाँ पे इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो फॉरेस्ट को बहुत से वर्गों में क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। ठीक है, और इसमें आपका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो बताता है टू रेगुलेट मूवमेंट एंड ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ड्यूटी ऑन टिम्बर अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उन जंगलों से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या ट्रांजिट यूज़ किया जाएगा और उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे क्या एक्सरसाइज ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसको बोला जाता है हिंदी में सीमा शुल्क। ठीक है, तो उससे संबंधित जो नियम है इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं। ठीक है, इस एक्ट का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे पहले कि आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हमने देख लिया। अब इसमें देखिए कि इस एक्ट के पीछे जो रूल्स बनाए गए हैं वो कितने रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस एक्ट में आपका जो एसेंट डेट होती है, इन्फोर्समेंट डेट जिसको बोलते हैं, इन्फोर्समेंट कब हुआ, ये आपका 21 सितंबर 1927। और इस एक्ट में आपके टोटल सेक्शंस हैं वो कितने हैं, 86। बट 86 सेक्शन इज रिपील्ड नाउ। ठीक है, वो क्या हो गया, आप रिपील हो गया, तो टोटल कितने बचे हैं, 85A। टोटल सेक्शन जो है 1 to 85A तक है। ठीक है, इसके अलावा जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 13। ठीक है, और इसमें एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज दे रखा है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज इसमें दिया है सेक्शन 2 में, और इस सेक्शन 2 के अंतर्गत जो डेफिनेशन बताई गई हैं वो टोटल डेफिनेशन बताई गई हैं 7 डेफिनेशन। ठीक है, जिसको हम अभी 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस एक्ट के तहत आपने देखा कि इतने चैप्टर है, इतने सेक्शंस हैं। ठीक है, इन्फोर्समेंट डेट देख ली। अब देखते हैं इस एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट टाइप्स बताए गए हैं, कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इस एक्ट में फॉरेस्ट टाइप बताया गया है, पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, विलेज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और एक और है इसमें नॉन गवर्नमेंट फॉरेस्ट होता है। ठीक है, जो एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा बनाए गए वन होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका जो सेक्शन 1 से 2 तक है, जो वो क्या बताता है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, फिर इसमें रिजर्व फॉरेस्ट की बात की गई है, वो बताया गया सेक्शन 3 to 27। ठीक, विलेज फॉरेस्ट बताया गया सेक्शन 28 में, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को बताया गया सेक्शन 29 से 34 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1 को। ठीक है, सेक्शन 1 में हम देखेंगे, इसमें बताया गया है, देखिए सेक्शन 1 सबसे पहले सब लोग देखिए, इसमें सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टेरिंग एंड एक्सटेंड। तो इस एक्ट का जो विस्तार वो बताता है, वो कहाँ तक है, बताता होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम तो आपने देख ही लिया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, और इसका विस्तार क्या है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956। ठीक है, विच वेयर कंप्राइज इन पार्ट बी स्टेट। मतलब यहाँ बताया गया पूरे भारत पे ये अप्लाई होगा, इसका विस्तार होगा, लेकिन एक्सेप्ट बताया गया है कि जो स्टेट यहाँ बताए गए हैं विच द पार्ट बी। ठीक है, जो भी यहाँ पे बताया गया है एक्सेप्ट द टेरिटरी, जो भी यहाँ का जो भी क्षेत्र बताए जा रहे हैं कि जो अगर क्षेत्र 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत पार्ट बी के
अंतर्गत उसके भाग थे वो यहाँ पे ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इसके बाद बताया गया है कि इस एक्ट के तहत इट अप्लाइज टू टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956 वेयर कंप्राइज इन द स्टेट ऑफ बिहार, बॉम्बे, कुर्ग, दिल्ली, MP, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें जो कुछ स्टेट के नाम हमने अभी बोले उस पर ये एक्ट बताया गया है कि 1 जो नवंबर बताया गया है 1956, इसके पूर्व ये एक्ट जो है इन स्टेट पे लागू होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या बताया गया था, पार्ट बी में जो भी राज्य होंगे उस पर लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टेट के नेम बताए गए हैं उस पर एक्ट लागू होगा। और इसके अलावा बता सकती है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेटिंग ब्रिंग दिस एक्ट इनटू फोर्स इन द होल और एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ दैट सो स्टेट टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड एंड वेयर इट इज़ नॉट इन फोर्स। ठीक है, वो क्या कर सकती है, इसका एक्सटेंड जो है और बढ़ा सकती है। ठीक है, कोई भी स्टेट इस एक्ट को बढ़ा सकती है उसका विस्तार। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि ये इसका क्या एप्लीकेशन होगा, एक्सटेंड क्या होगा। अब देखिए इसमें आपका आता है एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है कि इस एक्ट के तहत जो वर्ड्स बार बार यूज़ हो रहे हैं वो एक जगह पे यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि इनका मीनिंग क्या होगा। अब जैसे कि बार बार यहाँ पे कैटल वर्ड यूज़ होगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ होगा, वर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स आएंगे। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे पूरा एक्ट में, तो इनका पहले मतलब देख लीजिए क्या होता है। तो देखिए इसमें कैटल वर्ड दिया है सेक्शन 2 में, जो आपका जो फर्स्ट सब क्लॉज है कैटल, इसमें बताया गया कैटल इंक्लूड्स एलिफेंट्स, कैमल, बेफालोज, हॉर्सेस, मार्सेस, गैल्डिंग, पोनीज, कोल्ट्स, फिलीज, मोल्स, एसेस, पिग्स, रैम्स, ईवेस, शीप, लैम्स, गोट एंड किड्स। ठीक है, तो ये आपके कैटल्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बात की गई है कि फॉरेस्ट ऑफिसर कौन होगा, मीन्स एनी पर्सन होम द स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर इम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जब भी जो भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाएगी तो उसके तहत क्या होगा कि वहाँ कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, और ये फॉरेस्ट ऑफिसर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, इन दिस बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और ये क्या करेगी, कैरी आउट ऑल एनी पर्पस ऑफ दिस एक्ट और टू डू एनीथिंग रिक्वायर्ड इन दिस एक्ट रूल मेड देयर अंडर टू बी डन दिखाया टू बी डन बाई फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या काम होगा कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उनको पावर्स देगी, जो कार्य देगी उसको वो करेगी जंगलों के विषय में कि जंगल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर्ड बार बार आएगा आपके इस एक्ट में, तो देख लीजिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब यहाँ बताया गया है, देखिए इसका जो सब क्लॉज 4 है, देखिए द फॉलोइंग वेदर फाउंड इन ब्रॉड फ्रॉम ए फॉरेस्ट। ठीक है, जो जंगलों से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिखा है टिम्बर, चारकोल, कॉथक, वुड ऑयल, रेजिन, नेचुरल वार्निश। ठीक है, नेचुरल वार्निश, बार्क, लैग, महुआ फ्लावर, महुआ सीड्स, कथ एंड मायरा बैलूम्स। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है वहाँ से प्राप्त हो रही है, तो इनको बताया गया फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके अलावा बताया गया है द फॉलोइंग व्हेन फाउंड और ब्रॉड फ्रॉम ए फॉरेस्ट। ठीक है, दैट इज स्टोर, मतलब वहाँ से क्या प्राप्त हो रही है, ट्रीज, लीव्स। ठीक, और फ्लावर्स, फ्रूट्स जो वहाँ से जंगलों में पाई जाती हैं उनको ला सकते हैं जंगलों से। ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर इसमें लिखा है प्लांट्स नॉट बीइंग ट्रीज, कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो पेड़ नहीं मतलब पौधे होते हैं, जिसमें ग्रास हो गया, क्रीपर्स हो गया, रीड्स हो गया, मॉस हो गया। ठीक है, जो भी क्या है वो फॉरेस्ट प्रोडक्शन का एक पार्ट है। फिर इसमें बताया गया वाइल्ड एनिमल्स की खाल्स होती हैं वहाँ पे। ठीक है, स्किन्स, टस्क, हॉर्न्स, बोन्स, सिल्क, कुकुन्स, हनी, वैक्स एंड ऑल द अदर पार्ट्स प्रोड्यूस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा पीट, सरफेस ऑयल, रॉक, मिनरल इंक्लूडिंग लाइमस्टोन, लेटराइट, मिनरल ऑयल्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ माइंस और क्वेरीज। ठीक है, तो ये आपका कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में हो गया। अब देखिए इसमें आपका आता है कि जो आपका जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इसमें जो टाइप्स बताए गए हैं आपकी सिलेबस में भी ये टॉपिक है कि आपको सबसे पहले टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप्स आपको पढ़ाना शुरू करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आपका रिजर्व फॉरेस्ट में कि जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 से 27 तक जो है रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में बताया है, लेकिन आज हम आपको थोड़े ही सेक्शन डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है,
सबसे पहले देखिए सेक्शन 3 पावर देता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। द स्टेट गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट over which the government has property right or whole of any part of the forest produce of which the government is entitled a reserve forest in the manner hereafter provided। मतलब ये है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, किसी भी फॉरेस्ट लैंड को या वेस्ट लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट करा सकती है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करा सकती है, ठीक है। अब ये जो लैंड होती है किसकी हो सकती है? गवर्नमेंट की ही होगी। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो वहाँ से जो भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि रिजर्व फॉरेस्ट तो डिक्लेयर करना है इनको, ठीक है। तो उसमें जो मैनर बताया गया है, लास्ट लाइन जो बताता है दी मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। तो अब मैनर देखिए कैसे कैसे, अब क्या हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर, इन्होंने बोल दिया कि रिजर्व फॉरेस्ट कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो इन्होंने डिक्लेरेशन तो कर दी। अब देखिए आगे क्या होता है सेक्शन 4 में कि अब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी, ठीक है। सेक्शन 4 कहता है नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए वेन एवर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड ए रिजर्व फॉरेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल इशू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ठीक है। अब जब वो एक फॉरेस्ट लैंड को या वेस्ट लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट बोलती है कि रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट होना है, तो उसको क्या करेगी, जब ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा तो उसको एक नोटिफिकेशन में क्या किया जाएगा, इशू कराया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन इशू कराया जाएगा, ठीक है, इन द ऑफिशियल गजट। अब क्या किया जाएगा, उसमें डिक्लेयर किया जाएगा कि जो लैंड है वो क्या हो गई है, टू कॉन्स्टिट्यूट सच लैंड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, वो लैंड अब क्या हो गई है, रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गई है। और वो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट होगी वो स्पेसिफाई करेगी, ठीक है, स्पेसिफाई करेगी कि द सिचुएशन लिमिट ऑफ सच लैंड, कि उसका क्या स्थिति होगी उस लैंड की और क्या लिमिट होगी, कहाँ तक उसका विस्तार होगा कि ये रिजर्व फॉरेस्ट में गिना जाएगा ये लैंड, ठीक है। और नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसमें अपॉइंटिंग ऑफिसर को भी डिक्लेयर करेगी कि ये जो लैंड वगैरह जो रिजर्व फॉरेस्ट में डिक्लेयर हो रही है लैंड, उसमें वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स के काम लिए जाएंगे, ठीक है, उनको काम दिए जाएंगे। तो ये बता रहे हैं इसमें ये ऑफिसर कौन होंगे, दी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। देखिए फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है, टू इंक्वायर इनटू एंड डिटरमाइन द एग्जिस्टेंट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी राइट एलिक्ट। और देखिए इसमें राइट बताया जा रहा है कि इस फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का क्या काम होगा, वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि जो लैंड एक्वायर की गई है, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए, वो देखेगा कि वो जो लैंड है एग्जिस्ट की गई है कि वो क्या नेचर है उसका, उस पर किसी का राइट तो नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उससे संबंधित जो भी उस स्टेटमेंट वगैरह आएंगी वो सब क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा। अब इसकी रिपोर्ट वगैरह जो है आगे आप देखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है लिमिट ऑफ द फॉरेस्ट बाय रोड, रिवर, रिज एंड वेल। ये देख लीजिए उस लैंड पे अगर कोई रोड है, रिवर है, तो उससे संबंधित भी क्या किया जाएगा, कुछ लिमिट्स वगैरह डिसाइड की जाएंगी, ठीक है। इसमें बताया गया है द ऑफिसर, क्लॉज 2 देखिए, क्लॉज 2 देखिए, इसमें क्लॉज 2 बोलता है दी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल ऑर्डिनरली बी पर्सन नॉट होल्डिंग एनी फॉरेस्ट ऑफिस एक्सेप्ट दैट ऑफ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, वो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर कोई और पद धारण ना करता हो, किसी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर ना हो, ठीक है, कि वहाँ भी वो कार्यरत है और यहाँ भी कार्यरत है, ठीक है। इसके अलावा बताया गया नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अपॉइंटिंग एनी नंबर ऑफ ऑफिसर नॉट एक्सीडिंग 3, ठीक है। अब वो बताती है, इसमें बोला गया है कि अगर सरकार को लगता है कि वनों के संरक्षण के लिए वहाँ पे तीन ऑफिसर अपॉइंट करने हैं, ठीक है, तो इसमें बताया गया नॉट मोर देन वन होम शैल बी पर्सन होल्डिंग एनी फॉरेस्ट ऑफिसर एक्सेप्ट एज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ए फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। मतलब यह बताया गया है कि जो 3 ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे वनों के संरक्षण के लिए, वो क्या करेगी, उसमें से एक ऑफिसर को छूट दे रखी होगी कि वो एक या एक से अधिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर हो सकता है, लेकिन 2 के लिए ये छूट नहीं होगी, ठीक है। वो ओनली उसी फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट का वो ऑफिसर कहलाएगा, ठीक है। अब आप देखिए सेक्शन 5 बार ऑफ
एक्रूवल ऑफ फॉरेस्ट राइट, ठीक है, बार ऑफ एक्रूवल ऑफ फॉरेस्ट राइट। इसमें देखिए आपका सेक्शन 5 लिखा है, आफ्टर द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4। इसमें क्या हो गया, नोटिफिकेशन जारी हुई, नो राइट शैल बी एक्वायर्ड इन और ओवर द लैंड कंप्राइज इन सच नोटिफिकेशन एक्सेप्ट बाय सक्सेशन अंडर ए ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट in writing made or enter into by or on behalf of the government or some person in whom such right was vested when the notification was issued, and no fresh clearing for cultivation of or any other purpose shall be made in such land except in accordance with the rules as may be made by the state government in this behalf। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म ये है इस सेक्शन का कि अब देखिए जब सेक्शन 4 में नोटिफिकेशन जारी हो गया तो यहाँ पे उस लैंड पे किसी का कोई हक नहीं होगा, ठीक है, उस वेस्टलैंड या फॉरेस्ट रिजर्व जो डिक्लेयर किया गया है उस लैंड पे किसी का राइट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट बताया गया है कि बाय सक्सेसर, ठीक है, वहाँ बताया कोई हक या अधिकार नहीं होगा उस लैंड पे, लेकिन अगर किसी का अधिकार बनता है तो ये अधिकार कैसा होगा, देखिए यहाँ पे बाय एक्सेप्ट सक्सेशन, मान लीजिए वो उसकी परदादा की, दादा की, पापा की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या ग्रांट अंडर ग्रांट, मतलब किसी गवर्नमेंट ने ही उसको ग्रांट कर रखी है उस पर्सन को प्रॉपर्टी वो लैंड, या कॉन्ट्रैक्ट, या उस लैंड का कुछ किसी पार्टी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, लेकिन वो अब जो लैंड है वो किसने ले ली है, आपकी गवर्नमेंट ने ले ली है। तो अगर उस लैंड पे किसी का कोई क्लेम है, वो प्रॉपर्टी किसी और की है, तो वो क्या करेगा, यहाँ बताया गया है राइटिंग मेड इंटर इनटू बाय बिहाफ गवर्नमेंट सम पर्सन इन हुम सच राइट वेस्टेड नोटिफिकेशन वाज इश्यूड, नो फ्रेश क्लीनिंग, मतलब ये है कि वो अपना हक मांग सकता है अगर ये 3 राइट्स हैं कि वो आपके सक्सेसर, उस पर आपका सक्सेसर राइट बनता है, या आपको ग्रांट की गई है बाय गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, या वहाँ पे आपने उस लैंड के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक। इसके बाद इसमें लाइन दिया है नो फ्रेश क्लियरिंग फॉर कल्टिवेशन। अब उस लैंड को जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उस लैंड पे कोई भी फ्रेश क्लियरिंग मतलब साफ़ सफाई करके खेती नहीं करेगा, ठीक है, अदर पर्पज़। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस दी हैं कि वहाँ रूल बनाया है कि करना चाहिए तो वहाँ पे किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपका सेक्शन 5 हो गया। अब देखिए सेक्शन 6 क्या कहता है। सेक्शन 6 में देखिए प्रोक्लेमेशन बाय फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। अब क्या होगा, जो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो नोटिस इशूड हुई थी वहाँ फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर क्या करेगा, उस नोटिस को क्या करेगा, उसको पब्लिश कराएगा, पब्लिश इन लोकल वर्नाकुलर इन एवरी टाउन एंड विलेज, ठीक है, या उस टाउन या विलेज के आस पड़ोस के जो भी लैंड होंगे उस जो भी आते होंगे वहाँ पे पब्लिश कराएगा, ठीक है। और इस प्रोक्लेमेशन में क्या चीज़ें होंगी, स्पेसिफाइंग सिचुएशन लिमिट्स ऑफ प्रपोज्ड फॉरेस्ट, ठीक है, उसकी लिमिट और सिचुएशन के बारे में होगा, ठीक है, और एक्सप्लेनिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उसमें जो परिणाम रिजल्ट है उस लैंड को एक्वायर करने का, कि इसको लैंड को एक्वायर करने के बाद जो रिजर्व फॉरेस्ट में बनाया गया है तो उससे क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया फिक्सिंग ए पीरियड नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच पोल्यूशन एंड रिक्वायरिंग एवरी पर्सन क्लेमिंग एनी राइट मेंशन इन सेक्शन 4-5 विद इन सच पीरियड आइदर टू प्रेजेंट टू द फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर ए रिटन नोटिस स्पेसिफाइंग और टू अपीयर बिफोर हिम एंड स्टेट, ठीक है, नेचर ऑफ सच राइट एंड अमाउंट एंड पर्टिकुलर ऑफ द कंपनसेशन क्लेम इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। अब देखिए इस सेक्शन में बताया गया है ये प्रोक्लेमेशन तो हो गई, अब यहाँ पे कुछ टाइम दिया जाएगा। मान लीजिए किसी का उस लैंड पे कुछ उनका राइट बनता है, ठीक, कुछ क्लेम बनता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो पर्सन सेक्शन 4 और 5 के अंतर्गत वो लोग 3 महीने के अंदर ऑब्जेक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन क्लेम जो होगा वो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर क्या करेगा, राइटिंग में नोट करेगा, ठीक है, रिटन में नोटिस दी जाएगी और फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। लेकिन इस रिटन नोटिस में क्या क्या मेंशन होगा कि उनका क्या राइट होता है, राइट्स की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ सच राइट एंड अमाउंट इन पर्टिकुलर, और उस लैंड पे उनका क्या अमाउंट बनता है, ठीक है, सब कुछ मेंशन किया जाएगा अगर किसी का क्लेम वहाँ बनता है तो। अब क्या सेक्शन 7 इंक्वायरी बैठाई गई है बाय सेटलमेंट ऑफिसर। अब क्या होगा कि जब क्लेम ऑब्जेक्शन किया जाता है तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर क्या करता है, सारी जितनी भी स्टेटमेंट वगैरह आई होती है उनको राइटिंग में क्या करता है, शैल टेक डाउन इन राइटिंग ऑल स्टेटमेंट, ठीक है, मेड अंडर सेक्शन 6 एंड एट सम कन्वीनियंट प्लेस। अब उनको क्या करेगा, एक कन्वीनियंट प्लेस पे क्या करेगा, ऑल क्लेम प्रिफर्ड अंडर सेक्शन एग्जिस्टिंग और मेनी राइट मेंशन सेक्शन 4-5 और नॉट क्लेम अंडर सेक्शन 6, ठीक है। अब वो सारे क्लेम्स को क्या करेगा, एज ए एविडेंस, अगर उनके पास एविडेंस भी है देखते हुए उन सब चीज़ों को क्या करेगा, उस
एक कन्वीनियंट प्लेस पे उनको शॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया पावर ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर, सेक्शन 8 देखिए, इसमें बताया गया है कि जब फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर ये सारे स्टेटमेंट जो भी राइटिंग में दिए गए हैं स्टेटमेंट, तो उसको क्या करेगा, वो इंक्वायरी करने के लिए उस जगह पे क्या करेगा, इंटर कर सकता है, ठीक है, और सर्वे कर सकता है, डिमार्केट कर सकता है, और मैप बना सकता है। और फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर क्या कर सकता है, जो सिविल कोड में ट्रायल करने के समय जो पावर होती है सिविल कोड को, वैसी पावर वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। फिर देखिए सेक्शन 9 देखिए, सेक्शन 9 में बताया गया है एक्सटेंशन ऑफ राइट। एक्सटेंशन ऑफ राइट का मतलब है राइट समाप्त हो जाना, अधिकार का समापन, ठीक है। जो सेक्शन 4, 5, 6 के तहत जो क्लेम के लिए बोला गया कि किसी को क्लेम ऑब्जेक्शन है तो क्लेम मांग सकता है, लेकिन अगर जो 3 महीने का जो समय दिया था उसके अंतर्गत किसी ने क्लेम नहीं किया है तो वो राइट समाप्त हो जाता है। बट एक्सेप्ट सेक्शन 20, इसमें बताया गया सेक्शन 20, अगर सेक्शन 20 के तहत नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं किया गया है, कि उसमें क्या सेक्शन 20 में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है एज पब्लिश एज रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। वहाँ पे अगर अभी नोटिस जारी नहीं की गई है कि ये रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया, तो उसके पहले कोई भी पर्सन एक सफिशिएंट कॉज दे करके वो अपने क्लेम्स को मांग सकता है, ठीक है। ये सेक्शन 9 में बताया गया है। फिर सेक्शन 10 बताया गया है ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम रिलेटिंग टू प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मान लीजिए उस लैंड पे कोई पर्सन जो था वो स्थानांतरित खेती करता था, एक स्थान पे करता था फिर दूसरे स्थान पे करता था, तो इस तरह का कोई राइट है, तो इसमें बताया गया है क्लेम रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिस शैल रिकॉर्ड, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेगा, सेटिंग फॉर द पर्टिकुलर ऑफ द क्लेम और एनी रूल ऑर्डर, अगर उससे संबंधी कोई रूल्स वगैरह हैं, ठीक है, प्रैक्टिस इज अलाउड, वहाँ पे अगर इससे संबंधी कोई रूल अभी भी चल रहे हैं, चलन में है, तो क्या करेगा, सबमिट द स्टेटमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो उससे संबंधित क्या करेगा, स्टेटमेंट वगैरह जो होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। फिर है टुगेदर विद हिज ओपिनियन एज टू प्रैक्टिस शुड बी परमिटेड और प्रोहिबिटेड, वो क्या कर सकता है, ऐसे पर्सन को स्थानांतरित खेती के लिए परमिशन दे सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताएगी ऑन द रिसिप्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड ओपिनियन द स्टेट गवर्नमेंट मेक एनी ऑर्डर परमिटिंग प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ओनली और पार्टली, वो उसके जो रिसिप्ट उसको दी गई होगी, जो राय प्राप्त हुई होगी, ओपिनियन जो उसके यहाँ पे क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट जो आदेश है वो ग्रांट भी कर सकता है, प्रोहिबिट भी कर सकता है, ठीक है। चलिए इसके आगे की जो सेक्शन आपका 10 है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनका आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।